Subscribe to channel and press on the bell icon to never miss any update from All Exam Place. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लीज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, आज हमारे साथ है रैंक 11 निशी साहू जी, जिनका 2020 वन सेवा परीक्षा में चयन हुआ है रेंजर के पद पे। तो निशी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पद पर चयनित होने के लिए। थैंक यू सर। निशी जी आज आपका मार्गदर्शन करेंगी बच्चों, किस तरह से इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी रखी, किस तरह से इन्होंने प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का जो सफर था वो तय किया। साथ ही साथ फील्ड जॉब में ये जाने वाली है रेंजर के पद पर, और एक महिला के लिए कितना ये कठिन होता है इस जॉब पे जाना, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या गर्ल्स भी फॉरेस्ट सर्विस में जा सकती हैं, इस पे भी निशी जी से पूरी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले निशी जी अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई, और आपकी जो कॉलेज था वो कहाँ से हुआ। जी सर, तो मैं रायसेन जिले से हूँ और सिवानी तहसील से हूँ। मेरी स्कूलिंग यही सिवानी से हुई है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से। और मैंने पीएससी किया हुआ है टी सिवानी से। इसके बाद मैंने एमएससी सागर से की हुई है। और फिर उसके बाद मैंने सिविल सेवा में कोशिश की और फॉरेस्ट का हॉनर दिया। आ, आपने सर्विस की और रुझान कैसे गया कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। सर, मुझे शुरू से ही ड्रेस जॉब का बहुत शौक था। तो मुझे एसआई के लिए प्रिपरेशन करनी थी। तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी, बट उसकी वैकेंसी आई नहीं, तो उस चक्कर में फिर मैंने 19 कर दिया। और उसमें मेरी तैयारी के हिसाब से मेरा स्कोर अच्छा था, तो मुझे लगा कि अगर मैं अच्छे से तैयारी करूंगी तो हो सकता है मैं इसमें अपियर हो सकूँ। और फिर जब मुझे टाइम मिला 2020 का जब आया, तो मैंने इसकी तैयारी की और मुझे चयन दिया। तो मन था आपका फॉरेस्ट सर्विस में जाने का शुरू से ही, कि फॉरेस्ट में ही जाना है। और सर 2030 में मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि एनडीटीएस की जो फॉरेस्ट रेंजर के लिए भी होती है। और जब मैंने उसकी प्रोफाइल देखी और जब उसके बारे में जाना, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी जॉब है जो मतलब मुझे चाहिए है, क्योंकि इसमें ड्रेस भी है और मेरा थोड़ा नेचर के प्रति झुकाव है। तो मुझे लगा ये मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो मैंने इसलिए इसमें ट्राई किया। आपने 2019 का एग्जाम भी दिया हुआ है। जी सर। आ, बट मेरी तैयारी नहीं थी, मुझे उसका सिलेबस भी पता नहीं था, बट मैंने बस ऐसे दे दिया था कि देखे देखते हैं। बट जब अच्छा स्कोर हुआ तो मुझे लगा कि अगर अच्छे से तैयारी करूंगी तो हो सकता है मैं उसको क्रैक करूँ, तो इसलिए मैंने फिर उसमें किया 2020 के लिए अटेम्प्ट पार्टिसिपेट। किया आपने। जी प्रीलिम्स सर, की तैयारी मैंने दी स्ट्रेटजी थी। आपकी क्या रही कि किस तरह से मुझे प्रीलिम्स में स्कोर करना है, और शुरू से ही था कि आपको सिविल ना ज्वाइन करके फॉरेस्ट भी ज्वाइन करना है। जी जी। सर, सबसे इम्पोर्टेंट प्री में जो है वो एमपीजी के होता है। तो मैंने सबसे ज्यादा ध्यान एमपीजी के पे दिया और उसको स्ट्रॉन्ग किया। उसके अलावा फिर उसमें जो यूनिट 10 है और यूनिट 9 है, ये बहुत इजी है, जो हम आराम से कर सकते हैं कम टाइम में। और पहले मैंने जो इजी थी या जो जल्दी हो सकती थी वो उन यूनिट्स को कंप्लीट किया। उसके बाद फिर हिस्ट्री पॉलिटी इनमें टाइम दिया, क्योंकि सर बाकी को करने में इतना टाइम लगता है, उससे डबल टाइम हिस्ट्री पॉलिटी करने में लगता है, तो मैंने उनको बाद में किया। हिस्ट्री पॉलिटी को आपने कितना इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि फॉरेस्ट में तो उतना लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिविल का मींस भी देना चाहते हैं और फॉरेस्ट का भी देना चाहते हैं कि यार भगवान करे किसी में तो हो जाए। तो इनको कैसे मैनेज करना चाहिए, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है। सर, अगर सिर्फ सिविल में जाना है या फिर सिर्फ फॉरेस्ट, एक कुछ अगर कोई गोल है तो उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए। पर अगर दोनों का गोल है तो फिर मेंस के हिसाब से पढ़ते हैं हम सिविल को, तो उसमें हमारा इजीली कंप्लीट हो जाता है प्री। उसको अलग से करने की जरूरत नहीं होती, बस प्री के टाइम पे आपको रिवीजन करना होता है, फैक्ट्स को रिफ्रेश करना होता है, तो वो टफ नहीं पड़ता है। पर जो सिर्फ फॉरेस्ट में जा रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा मतलब लिमिट करके पढ़े, उसको इतना डीप ना पढ़े, या उसमें टाइम बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम मेंस की बात करते हैं। जब रिजल्ट आया प्री का, 3 साल का समय फाइनल जी सिलेक्शन में लगा है तो सबको पता है, और पीएससी ने 2019 के बाद से जो परेशान किया वो सब जानते हैं। तो जब प्री का रिजल्ट आया, आपको पता चला कि अब मेंस है, लेकिन मेंस की तारीख नहीं पता चली कि कब मेंस होना है ना, और कैसे उसकी फिर मेंस की स्ट्रेटजी फिर आपने क्या रखी कि यार चलो प्री तो निकल गया, मेंस पे कैसे फोकस किया जाए। सर, जब रिजल्ट आया उसके बाद ही मतलब ये हुआ था कि मुझे अब
फॉरेस्ट का देना है। मैं सिविल का, मेरा सिविल भी हुआ था, बट फिर मैंने ट्राई किया कि मुझे फॉरेस्ट का ही देना है। रिजल्ट आया तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे फॉरेस्ट का करना है। जी। तो जब मैंने फॉरेस्ट का सिलेबस देखा तो उसमें पार्ट वन में 5 यूनिट है जो कि प्री की उठाई हुई है पूरी। जो प्री में पढ़ा था हम लोगों ने 5 यूनिट उसकी है, तो उसमें तो मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया, सिर्फ लास्ट टाइम यूनिट को किया। फॉरेस्ट्री की 4 यूनिट नहीं जुड़ी थी इसमें, तो उसके उससे पहले मैंने उसको तैयार किया। उसके लिए मैंने जो ऑनलाइन सोर्सेज थे उनको, और जो बुक्स थोड़ी बहुत मिली मुझे उससे किया। बाकी टेलीग्राम के थ्रू हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव वगैरह बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिए थे, तो उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं गई फॉरेस्ट्री में। उसका 2-3 बार रिवीजन हो गया था मेरा अच्छे से। जी। उसके बाद फिर उसमें साइंस, मेरा बैकग्राउंड भी साइंस रहा है, तो मुझे बहुत हेल्प मिली उसमें। और बाकी साइंस को भी मैंने लुसेंट साइंस जीके की जो बुक होती है मेरे पास, स्पेशली साइंस वाली थी, उसको और ऑनलाइन सोर्सेज से मैंने उसको कंप्लीट किया। और जो छत्तीसगढ़ पीएससी का पेपर हम लोगों ने देखा था, तो उससे साइंस काफी डीप पूछी गई थी, उसमें बायोलॉजी बहुत डीप थी। उसको मैंने नीट के कुछ लेक्चर से कंप्लीट किया, जिन टॉपिक्स से डीप क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो इस तरीके से हम। ये तो आपने मीन्स का बताया। बुक सोर्सेस हम क्या यूज कर सकते हैं? काफी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर मेंस के लिए बुक बताएं। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं उस पे, बट वो क्या ना, टॉपर के मुंह से सुनना कि भाई टॉपर किस बुक से पढ़े हैं, है ना, ऑलरेडी जो सिलेक्टेड हो किस बुक से पढ़े, तो वो इम्पोर्टेंट। तो आपके हिसाब से हम फॉरेस्ट्री के लिए, आप हिंदी मीडियम से हैं इंग्लिश मीडियम से हैं, पहले तो ये सवाल। हिंदी, तो मैं हिंदी मीडियम से हूँ। हिंदी में फॉरेस्ट्री तो का एक सबसे बड़ा समस्या है कि वो हिंदी मीडियम में मिल नहीं रही है अभी तक। कोई उसकी ऐसी जी जी। पर्टिकुलर बुक नहीं है अच्छी जो हिंदी मीडियम में मिल जाए। तो फॉरेस्ट्री और इनकी हम कैसे हेल्प ले सकते हैं, गूगल ट्रांसलेशन या इनकी मदद से, कि फॉरेस्ट्री भी हमारी अच्छी हो जाए? सर मैंने उस टाइम पे हॉर्नबिल कोचिंग के वीडियो लेक्चर से पढ़ाई की थी, तो उन्होंने बाइलिंगुअल पढ़ाया था, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। और जो नोट्स वगैरह थे तो उनमें थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए उतनी इंग्लिश में मतलब समझ सकती हूँ मैं, तो मैंने उससे कर लिया था उसको। और उनके जो ऑब्जेक्टिव थे, अ, हर एक मॉड्यूल के बाद उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए, तो उसको मैंने प्रैक्टिस किया अच्छे से। तो फॉरेस्ट्री के लिए हिंदी में अभी सोर्स उतने अच्छे नहीं है, पर इंग्लिश में मणिकरंजन जैसे है, और भी कुछ ऐसी बुक्स है और सोर्सेज है, इंग्लिश में अवेलेबल है अभी तो। और आप कुछ कोचिंग और निकाल रहे हैं हिंदी में, तो हो सकता है नेक्स्ट में अच्छे सोर्स मिले बच्चों को। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एमपीजी के लिए हम किन बुक्स पे फोकस करें कि प्री और प्लस मेंस जो है दोनों कवर हो जाए? साथ ही साथ साइंस के लिए हम कौन से मटेरियल यूज कर सकते हैं? सर एमटी के लिए मैंने पुनेकर और महेश वर्णवाल की बुक को फॉलो किया था। और बाकी फिर ऑब्जेक्टिव जहाँ भी मुझे मिले मैंने वहां से ऑब्जेक्टिव लगाए, ताकि जो चीजें छूट गई थी तो वो मेरी ऑब्जेक्टिव के थ्रू कंप्लीट हो गई थी। जी। और इसके अलावा साइंस के लिए लूसेंट साइंस की बुक आती है, उसमें डिटेल में दिया रहता है साइंस, तो उससे आप मतलब इजीली हो जाता है। और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल वगैरह है, तो उसके लिए एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। और ये कुछ अगर डीप में आ रहा है तो एनसीईआरटी एक बेस्ट ऑप्शन है, 10th से 12th का आराम से हो जाता है। मैथ्स और इनके लिए प्रैक्टिस कैसे किया जाए? क्योंकि मैथ्स आपका सीसेट में भी है, प्लस मेंस में भी कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के आपको रीजन के देखने को मिलते हैं। तो इनमें टाइम टेकन जो है, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग है, तो इन क्वेश्चंस को मेंस के लिए कैसे हम प्रिपेयर करें? मैथ्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मतलब आते ही हैं उनको क्वेश्चन, तो उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करके सिर्फ उन पर प्रैक्टिस की थी। मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया था मैथ्स को। जो टॉपिक ऐसे जिसमें से आता ही, जैसे वर्क वाला है, स्पीड वाला है, ट्रेन वाला है, ऐसे क्वेश्चन है, तो मैंने उनको अच्छे से प्रैक्टिस किया था। बाकी मैंने मैथ्स को उतना टाइम नहीं दिया था उसमें। ओके, मतलब मैथ्स को टाइम नहीं दिया, मेन फोकस आपका साइंस, फॉरेस्ट्री और एमपीजी के में रहा। जी जी, ये जी। स्टेटस। इंटरव्यू की फिर आपने जब इंटरव्यू का किसका बोर्ड था आपका, और किस तरह से प्रश्न किए गए आपसे? मेरा मरकाम सर का बोर्ड था। और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था इंटरव्यू को लेके। सबसे पहला ही क्वेश्चन मेरे नाम से था, थोड़ा उनको अलग लगा नाम, तो सबसे पहला नाम का उन्होंने पूछा, और निशी और निशाना अंतर पूछा मुझसे। इसके अलावा फिर फॉरेस्ट रिलेटेड कुछ स्कीम्स वगैरह पूछी, राइट एंड डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा, मेरी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे थे। जैसे मेरी हॉबी थी प्राकृतिक स्थानों पे घूमना, तो सर ने पूछा कहाँ कहाँ घूमे हो, तो मैंने उनको नाम बताए, वन विहार, नौरा देवी, तो उनके बारे में पूछा। वन विहार पे थोड़ा सा डीप गए थे वो,
बोले कि ये जू है या फिर नेशनल पार्क है, मतलब उसका एक दर्जा दिया गया उसको 3 मंथ का। तो वो मैंने सब पढ़ के रखा था, तो उनने वहीं से क्वेश्चन पूछे, तो वो एक अच्छा प्लस पॉइंट था मुझे। जी। उसके अलावा जू और नेशनल पार्क में आंसर पूछा, चिड़ियाघर में क्या आंसर है, तो ऐसी चीज हम लोगों ने पहले प्रिपेयर कर ली थी। हम लोग सब सारे ग्रुप में थे, तो हम सब लोगों ने इन चीजों को डिटेल में डिस्कस किया था कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं प्रिपेयर थी उसके लिए। इंटरव्यू आपका काफी अच्छा गया, फील्ड से रिलेटेड आपसे पूछा, सिचुएशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, क्योंकि सिचुएशन में पूछे थे मुझसे, एक भी क्वेश्चन नहीं था। मेरा सेकंड ही इंटरव्यू था, तो उतने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे मुझसे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी लोगों से मैंने सुना है उनके इंटरव्यूज के लेकर, तो मुझे लगता है मेरा काफी खुल गया था, मतलब सेकंड उसके हिसाब से। वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करती है हमारी गवर्नमेंट, तो इतनी सारी जॉब्स भी और रिजर्वेशंस भी वुमेन्स को मिलते हैं, तो गर्ल्स को क्या फॉरेस्ट सर्विस में जाना चाहिए आपके हिसाब से? यस सर, बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत अच्छी फील्ड है ये, और इसमें रिप्रेजेंटेशन कम है गर्ल्स का, तो अगर इसमें गर्ल्स और आएंगे तो इसके वर्क में कुछ ना कुछ जो स्ट्रेटेजी है उसमें चेंजेस होंगे, और कुछ पॉजिटिव चेंजेस होंगे। और फॉरेस्ट जैसे एक रिसोर्स है, तो हम उसको ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपके वुमेन्स को क्या जाना विचार चाहिए। हैं इस पे कि वुमेन्स को किन एग्जाम्स पे फोकस करना चाहिए या किन जॉब्स पे फोकस करना चाहिए, और क्या चीजें जो है सावधानी रखनी चाहिए जिससे उनकी तैयारियों पर असर ना पड़े, क्योंकि आपने भी सोशल मीडिया ये सब छोड़े होंगे तैयारी के समय, तो किन जी चीजों जी। पे मेनली फोकस किया जाए गर्ल्स के द्वारा? ऐसी कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है कि इसमें ही जाना चाहिए या फिर उसमें नहीं जाना चाहिए। हर एक फील्ड दोनों जेंडर के लिए सुटेबल है। डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट किसमें है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाना चाहिए। कि आर्मी से लेके हर एक फील्ड में आज गर्ल्स हैं, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक फील्ड मैं नहीं मानती हूँ। बाकी लड़कियों को मतलब अपनी लाइफ में जो सेल्फ डिपेंडेंट होना जो इम्पोर्टेंट होता है, इसकी कीमत समझनी चाहिए। और अपनी स्टडी को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट 20 से 25 की एज में सिर्फ स्टडी को फोकस करना चाहिए और कैरियर पर ध्यान देना चाहिए, कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है जो उनका फ्यूचर पूरा डिसाइड करता है। आ, कई बार फैमिली प्रेशर भी देखने को मिलता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है आप कहाँ से हैं। तो जब लोग जी। हैं, लोग बोलते हैं अरे बेटी है क्या करेगी, पढ़ के शादी हो जाएगी, ये कॉमन थिंकिंग पूरे इंडिया की है एक्चुअली, है ना? तो इससे कैसे हट कर अपनी तैयारी को वो जारी रखें और अपना जो गोल है उस पर वो फोकस करें? ऐसा सबसे पहले तो लड़कियों के लिए समझना जरूरी है कि जॉब उनके लिए क्यों जरूरी है। जब तक वो इस चीज को नहीं समझेंगे कि उनकी लाइफ में एक सेल्फ डिपेंड होना कितना जरूरी है, तब तक हमें नहीं लगता कि चेंज कुछ हो सकता है। तो पहले उनको समझने की जरूरत है, उसके साथ उनकी फैमिली को ये समझाना जरूरी है, और मतलब सोसाइटी लेवल पे चेंज आने की जरूरत है कि गर्ल्स को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी समाज अभी भी कितना हतात्मक है, तो उनके डिसीजन के लिए और उनकी एक किसी भी फैमिली में उनकी एक इम्पोर्टेंस के लिए जरूरी है कि वो अपने फैसले खुद ले सकें। और उसके लिए जरूरी है कि वो सेल्फ डिपेंड रहें, और फैमिली के सपोर्ट के साथ उनको तैयारी करनी चाहिए, और पूरा फोकस अपनी तैयारी पे करना चाहिए। इसके साथ साथ फील्ड का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा फॉरेस्ट में, तो उससे कैसे डील करने का सोचा है आपने, क्योंकि अभी तो 18 मंथ्स की ट्रेनिंग रहेगी आपकी, लेकिन उसके बाद फिर उन जी। चीजों को कैसे डील करेंगे आप? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ट्रेनिंग होगी, उसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज सिखाई जाएंगी, थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली भी। और फिर उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना हम लोगों के सीनियर्स के थ्रू सीखेंगे। आप लोग जो वहाँ पे लोकल्स हैं उनके थ्रू थोड़ा इंटरेक्शन होगा और चीजों को समझेंगे। तो इन सबको मिला के मुझे लगता है कि मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी। फॉरेस्ट रोजगार भी देता है वहाँ के लोकल्स को, मतलब जैसे कोई जी। नेशनल पार्क या कोई रेंज है वहां, तो रोजगार एक बड़ी समस्या है भारत की। और आज भी कई पिछड़े इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अच्छे से इंटरनेट और या सारी चीजें सुविधाएं जो है नहीं पहुंची हैं सरकार के द्वारा, तो फॉरेस्ट एक अहम भूमिका निभाता है वहां के रोजगार के लिए। उस पे क्या विचार हैं आपके कि जब आप रेंजर बनेंगी तो आपका कर्तव्य भी होता है कि वहां के लोगों को रोजगार देना, तो आप किस तरह से उसको भी मैनेज? सर, एक तो एनटीएफपीज है, जो कि एक उनके रोजगार का एक सोर्स होते हैं।
उसके अलावा ऐसी बहुत सी ट्रेनिंग होती है जो उनको हम दे सकते हैं, जिससे कि अल्टरनेट उनको रोजगार मिल सकता है, और जो फॉरेस्ट है उस पर डिपेंडेंसी कम हो सकती है उनकी। जैसे कि स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी जैसे बांस को लेके बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं, उनके लिए अलग अलग जगह पर सेमिनार किए जा रहे हैं, जिससे कि वो उसका उत्पादन भी करें और उससे कैसे आय प्राप्त कर सकते हैं वो भी सिखाया जाता है उनको। और जैसे मेरी हॉबी है पुरानी चीजों के साथ रचनात्मक प्रयोग करना, तो मैं उसको भी इसमें इम्प्लीमेंट करूंगी। जो वहाँ की वुमेन्स हैं उनको उसमें मैं स्किल करूंगी, और जितना हो सकेगा मैं उनको अल्टरनेट रोजगार प्रोवाइड करूंगी, जिससे कि फॉरेस्ट पे डिपेंडेंसी कम हो सके और वो बेटर तरीके से फॉरेस्ट को यूटिलाइज कर सके, ना कि उसको एक्सप्लॉइट करें। अवैध कटाई एक बहुत बड़ा इशू रहता है फॉरेस्ट में। जो लोकल्स हैं वो भी करते हैं, और कुछ बड़े व्यापारी जो होते हैं लकड़ी के, उनमें भी कहीं ना कहीं वो होती है। और कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे हमने सुना है फॉरेस्ट रेंजर्स जो थी वहां पे महिला थी, मुरैना की शायद ये बात है, वहां पे उनके ऊपर फायरिंग भी हुई थी अवैध उत्खनन को लेकर। तो इन सारी चीजों को कैसे आपने डील करने का सोचा है? क्योंकि कई बार होता क्या है, गर्ल्स जो है यही सोच के, मतलब जब न्यूज आती है मीडिया पे कि फॉरेस्ट रेंजर वुमेन थी, गोलियां चल गई, अवैध खनन रोकने गई, तो इसको कैसे डील करने का सोचा है कभी अगर ऐसी चीजों से सामना हुआ तो? पर सबसे पहले तो मैं जिस रेंज में जाऊंगी, वहां पर जो भी लोकल प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करूंगी, उसके हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊंगी। वहाँ के जो लोकल्स है उनके साथ मैं टीम बनाऊंगी, स्पेशली महिलाओं के साथ, क्योंकि वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका बहुत मतलब माना जाता है रुतबा होता है एक टाइप से, और वो बहुत एक्टिव होती है इन सब एक्टिविटीज में। अगर उनको मैं अपने विश्वास पर ले पाऊंगी, तो मुझे लगता है कि इन प्रॉब्लम्स को मैं आसानी से डील कर सकती हूँ। बाकी मेरे जो भी सीनियर्स होंगे उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना, वो किस तरीके से इन चीजों को डील कर रहे हैं, उनसे कंटिन्यू मैं बात करती रहूंगी और अपने प्लान्स बनाती रहूंगी। और बराबर निगरानी रखूंगी, ताकि अगर ऐसी कोई भी घटनाएं होती हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता चले और हम जल्दी से जल्दी एक्शन ले पाए। आ, अभी एनवायरमेंट पे जैसा इश्यूज आ रहे हैं, है ना, जानवरों जंगल कटाई से कई जो जंगली जानवर भी हैं वो भी शहर की तरफ मूव कर रहे हैं। इन पे हम कैसे कमी ला सकते हैं कि जो उनका घर है वो सुरक्षित रहे, और उनको जो अपना एनवायरमेंट उससे बाहर ना जाना पड़े? जी। सर, पहली चीज तो जंगल कम हो रहा है, उसकी वजह से जो एनिमल है वो बाहर जाते हैं फूड के लिए, और कई बार गर्मी के टाइम पे निकलते पानी के लिए। तो उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ पॉन्ड्स बनाते हैं वहीं पे, और कहीं जगह जगह गड्ढे ऐसे बना देते हैं, जिससे कि उनको बरसात में पानी उनमें जमा हो जाए और उनको पानी की मतलब अवेलेबिलिटी वहां पर रहे, तो उनको जाना ना पड़े। और साथ ही अवैध कटाई को रोकने की जरूरत है। और कुछ स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, जैसे कि हाथी वगैरह होते हैं तो उनके लिए बी का यूज किया जाता है, और जो साउंड होते हैं उनका यूज किया जाता है, फेंसिंग का यूज कर सकते हैं हम। तो ये सब चीजें हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लगातार किया जाता है, जिससे कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को हम रोक सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से आपका नॉलेज है अभी से, विदाउट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद ये और बढ़ेगा और आप फॉरेस्ट पे एक अच्छा काम कर पाएंगी अपनी जॉब को लेकर, जॉब के साथ। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों जानकारी आपको अच्छी लगी हो मैडम की। जाते जाते मैडम, सभी बच्चों के लिए आप कुछ और विशेष बातें जिनको फोकस रखना है इन बच्चों को आप बताएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट देखिए, आप किस फील्ड में है, और फिर उसके हिसाब से अपना टारगेट बनाइए, और फिर उसको फॉलो, उसको पाने के लिए जितनी आपसे मेहनत हो सकती है, जितनी मतलब एक लेवल से ऊपर मेहनत हो सकती है आप उतनी कीजिए, और उसको अचीव कीजिए हर हाल में। और नेगेटिविटी से दूर रहिए, हमेशा मोटिवेट रहिए, सेल्फ मोटिवेशन रखिए, और अपनी फैमिली को मतलब फैमिली हमें सपोर्टिव होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो उनको समझाइए। बच्चों, मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होंगी बातें। तो मैम, जाते जाते लास्ट मोटिवेशन इन बच्चों के लिए किन बातों पे इनको ध्यान रखना है, और कैसे अपनी तैयारी को जो है इन्हें चलते देना है कि भाई इनकी तैयारी भी होती रहे और इनका जो है जो सपना है वो पूरा हो जाए? यस सर। सर, सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, उसके हिसाब से अपना टारगेट बनाना चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करनी चाहिए।
उसके अलावा अगर फॉरेस्ट के लिए और सिविल सर्विस के लिए स्पेशली जा रहे हैं तो उसमें एमपी जीके को सबसे इम्पोर्टेंट रखना चाहिए। एमपी जीके, करंट अफेयर, इनको मेन टारगेट रखना चाहिए। इसके अलावा अगर फॉरेस्ट की तरफ आपका रुझान है तो उसके लिए साइंस को अच्छा रखना है और फॉरेस्ट्री को भी मतलब इम्पोर्टेंस इक्वल देनी है। और कैसे मोटिवेट रहें, क्योंकि सरकारी नौकरी इतनी आसान नहीं है कि आसानी से मिल जाए, बहुत तपस्या करनी पड़ती है इसके लिए। तो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखें और किस तरह से अपनी जो है जॉब को हासिल करें ये। जी सर, सेल्फ मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको क्यों अचीव करना है, हमेशा इस चीज को याद रखिए। और अगर फेलियर्स बहुत आ रहे हैं तो हमेशा एक बात याद रखिए कि झोपड़ी हमेशा जल्दी बन जाती है लेकिन महल बनने में टाइम लगता है। तो हमेशा खुद को ये बात समझाते रहिए कि आज नहीं तो कल जरूर सफलता मिलेगी, और जब मिलेगी तो काबिल तारीफ मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो, और आगे भी ऐसे ही आप लोगों को मार्गदर्शन जो है मिलता रहेगा इन्हीं सभी का। और ग्रुप भी बने हुए हैं आपके लिए, तो आप वहां पे जाके अपने एग्जाम से रिलेटेड डिस्कस भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैडम की इंस्टाग्राम आईडी भी डाल रहा हूँ, जहाँ पे मैडम के फील्ड से रिलेटेड या फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड फोटोज आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो फॉलो भी कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद निशी जी आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए हमारे साथ और बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए बच्चों, मिलता हूँ आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।